हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए आप लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, केमिस्ट्री की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। और केमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था दोस्तों पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ लिया था दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे थे। और आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी भी विलगित गैस से परमाणु से उसकी जो तलस्थ अवस्था है उसके बाह्यतम कोश में जो सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो आप आवश्यक ऊर्जा देते हैं उसे कहा जाता है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो मैंने आपको बताए थे टोटल 7 कारक, जिसमें पहला आ जाता है दोस्तों आप लोगों के प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन ऊर्जा जो है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। परमाणुवीय आकार, तो परमाणुवीय आकार में वृद्धि होने के साथ साथ आयनन ऊर्जा में जो है कमी आती है। मुख्य क्वांटम संख्या के मान में वृद्धि के साथ साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी जो है वो बढ़ती है, और जिससे क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण कम होता है। अतः आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है दोस्तों, घटता जाता है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि मुख्य क्वांटम संख्या और आयनाइजेशन एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। भेदन क्षमता जो है वो जितनी ज़्यादा होगी दोस्तों, आयनन ऊर्जा जो है उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। तो एस फिर पी फिर डी फिर एफ, ये मैंने आपको बता दिया था। अर्धपूर्ण या पूर्णपूर्ण जो कक्षक होते हैं उसमें स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा पूर्ण पूरित का, उसके बाद अर्धपूरित का, उसके बाद में जो आपके जैसे भी है, मतलब 4 5 1 ऐसा। ठीक है, जैसे कि पी ब्लॉक की मैंने एग्जांपल दी थी, तो पी ब्लॉक के अंदर फुल फील्ड कब होगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन हो। हाफ फील्ड कब होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन हो। इसके अलावा कोई है तो वो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी रखता होगा। परिरक्षण प्रभाव, तो परिरक्षण प्रभाव जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनन ऊर्जा के। यानी आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो परिरक्षण प्रभाव कम होगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कम होगी। ठीक, फिर हमने बात करी थी परमाणु के ऊपर या जो आयन है उसके ऊपर कुल आवेश कितना है, और उसके ऊपर जैसे जैसे आवेश बढ़ता है क्या होता है दोस्तों, आवेश जो है वो बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा तो आपकी आयनन ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा वहाँ तक की ये बातें मैं क्लियर कर चुका था। अब हम लिखेंगे एक जनरल ट्रेंड, यानी कि पीरियड के अंदर जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाते हो तब क्या होता है, और वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तब क्या होता है। ठीक, तो आप लिखिए दोस्तों, आवर्त के अनुदिश, आवर्त के अनुदिश आवृतिता। ठीक है, तो आवृत के अनुदिश आवृतिता, तो आप लिखेंगे कि आवृत के अनुदिश, आवृत के अनुदिश बाईं से दाईं और जाने पर, जब आप आवर्त सारणी के अंदर बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या के स्तर के जो कक्षक हैं वो बढ़ते जाते हैं, और जो नाभिक पर है आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर आवरण जो प्रभाव है उसमें वृद्धि नहीं होती है, और उस वजह से क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो अधिक होता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम आवर्त के अनुदिश बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी
एंथैल्पी का मान अधिक होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए। और दूसरा आप लिखेंगे वर्ग के अनुदिश आवर्तिता। तो वर्ग के अनुदिश यानी जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब क्या होगा। तो वर्ग के अनुदिश आप जो है लिखेंगे दोस्तों कि वर्ग के अनुदिश ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या हो जाता है दोस्तों? परिरक्षण प्रभाव जो है वह प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में अधिक हो जाता है, यानी परिरक्षण प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। और परिरक्षण प्रभाव जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है उनको निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और कम ऊर्जा देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो तो आयनन एंथैल्पी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। समझ में आ गई बात? तो तब क्या होगा? आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो घटता जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो मुझे बताना था वह क्लियर हो चुका होगा कि आवर्त के अंदर तो आप क्या करोगे, जब बाएं से दाईं ओर जा रहे हो तो आपकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता जाता है, और वर्ग के अनुदिश जब आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो आपके जो है आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाएगा। ठीक है, चलिए। अब आप लिखेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो अब आप लिखेंगे कि आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। ठीक है, आयनन एंथैल्पी के जो अनुप्रयोग है यानी इसके क्या उपयोग है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग में आप सबसे पहला लिखेंगे अभिक्रियाशीलता। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयनन एंथैल्पी के माध्यम से हम जो है अभिक्रियाशीलता यानी कि आप ये कह सकते हो जो आपकी अभिक्रियाशीलता है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि आयनन एंथैल्पी का मान अगर किसी भी ये तत्व के लिए कम है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होगी। क्यों? अभिक्रियाशीलता अधिक कब होगी? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को जो है त्याग सके या ग्रहण करने की जो है क्षमता रखता हो। ठीक है, और ये कब होगी? जब उसकी आयनन ऊर्जा कम हो। आयनन ऊर्जा अधिक होगी तो एक भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या ग्रहण करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी, तो उसकी जो है अभिक्रियाशीलता कम होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी, तो आप लिखिए दोस्तों, तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मान कम है तो अधिक अभिक्रियाशील
होते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे? अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जबकि जिन तत्वों के आयनन ऊर्जा के मान अधिक होते हैं, वे कम अभिक्रियाशील होते हैं। समझ में आ गई बात? तो वे तत्व जिनकी आयनन ऊर्जा का मान कम है उनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी, और जिनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है उनकी आयनन ऊर्जा कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रियाशीलता और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वो कौन होते हैं दोस्तों? सार धातु होते हैं, क्योंकि सार धातुओं की जो आपके आयनन ऊर्जा है वो बहुत ही कम होती है। तो इसलिए आप लिखेंगे, आप स्टार डाल करके लिख सकते हैं ये पॉइंट कि आवर्त में सार धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील और जो हमारी निष्कृष्ट गैसें या उत्कृष्ट गैसें होती है, निष्क्रिय गैसें जिन्हें कहा जाता है, कौन सी होती है? अरे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये उत्कृष्ट गैस सबसे कम अभिक्रियाशील है। समझ में आ गई बात? और ये कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए तो इनको कहा जाता है अक्रिय गैस है। समझ में आ गई बात? चलिए, दूसरी आप जो है इसका अनुप्रयोग ले सकते हैं। तो वो दूसरा अनुप्रयोग है इसका दोस्तों, धात्विक और अधात्विक लक्षणों का पता लगाना। तो आप लिखेंगे धात्विक और अधात्विक। ठीक है, तो धात्विक और अधात्विक लक्षण, यानी कि आप जो है आयनाइजेशन एनर्जी के माध्यम से, यानी आयनन ऊर्जा के माध्यम से कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई तत्व जो है वो क्या है? धात्विक है या अधात्विक है। तो दोस्तों आपको बता दूं, वे तत्व जिनकी आयनन ऊर्जा का मान जो है वो कम होगा, वे तो क्या होंगे? धात्विक होंगे। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए कि आयनाइजेशन एनर्जी IE का मान कम, अगर IE का मान कम तो धात्विक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आपका धात्विक हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आयनन ऊर्जा यानी कि IE का मान अधिक तो अधात्विक। समझ में आ गई बात? तो आपको अगर जो है दो तत्व दे दिए जाए और उसमें से आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कौन सा धात्विक है कौन सा अधात्विक है, तो आप क्या करेंगे? दोनों की आयनन ऊर्जा का जो है कंपैरिजन कर देंगे। जिसकी आयनन ऊर्जा कम है वो तो हो जाएगा ज़्यादा धात्विक, जिसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक है वो हो जाएगा आपका अधात्विक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों थर्ड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर आपका आ जाता है
ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। तो आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। समझ में आ गई बात? तो ऑक्सीकरण अवस्था जो है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी होता है उसके बारे में जो है हम इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व के बारे में। तो ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व जो है इसको आप 2 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पहला आप लिखेंगे कि यदि किसी तत्व के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी IE सेकेंड तथा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट यानी प्रथम आयनन एंथैल्पी का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या अधिक हो तो उसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी। समझ में आ गई बात? तो आपको जो है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है उसका पता कैसे चलेगा? तो अधिक स्थायी होती है। और इस बात का पता कैसे चलेगा दोस्तों? तो इस बात का पता ऐसे चलेगा कि आप जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर अंतर देखेंगे और वो 16 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ जाए 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आप जो है क्या करेंगे? जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज़्यादा अधिक स्थायी होगी। और यदि यह अंतर जो आपका फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का अंतर है तो यह अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितने? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उससे कम या बराबर हो तो उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट OS ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पीसीज अधिक स्थायी होती है। क्या होगा? तो और अधिक स्थायी होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अगर जो आपके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो या फिर उसके बराबर हो तो आप ये कहेंगे कि जो उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा अधिक स्थायी होगी। और अगर क्या हो जाए आपके कि यदि अंतर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो तो क्या हो? 16 इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो तो मध्य में हो तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है। समझ में आ गई बात?
अगर आपके जो है, देखो भाई पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या इससे अधिक हो तो आपके क्या हो जाएगा, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो अधिक स्थायी हो जाएगी। अगर आपके 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है या बराबर है यह अंतर तो आप कहेंगे कि उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो स्पीसीज है वो अधिक स्थायी होती है। और अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य में है तो आप क्या कहेंगे कि दोनों में से कोई भी संभव हो सकती है। समझ में आ गई बात। एक बात यहाँ और याद कर लीजिए, ये वैसे एक्स्ट्रा की चीज़ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आप लिख सकते हैं 1.602 इंटू 10 की पावर -22 किलो जूल। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.602 इंटू 10 की पावर -22 किलो जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ उपयोग जो है वो क्या है, तो फोर्थ आपके आ जाता है बंध के प्रकार। क्या आ जाता है, बंध के प्रकार, यानी कि आपका कौन सा बॉन्ड बना हुआ है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं इसके माध्यम से। तो हम जो है दोस्तों, जिस तत्व का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, जिस देखो आप लिखेंगे कि जहां भी जो भी बंध अगर आपका कैसा है, आयनिक बंध है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है यानी अधिक होती है तो आपका जो है क्या हो जाएगा, तत्वों के बीच में सहसंयोजक बंध होता है। तो आप लिखेंगे इसको शॉर्टकट में ही, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, तो कौन सा बंध हो जाएगा, अगर ये कम है तो आयनिक बंध। क्या हो जाएगा, आयनिक बंध। ठीक है। और अगर आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होगी तो क्या हो जाएगा, तो आपके हो जाएगा सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध। क्लियर है इतनी बात। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि अगर आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो आप कहेंगे कि ये जो बंध है वो आयनिक बंध है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है तो आप ये कहेंगे कि ये बंध जो है सहसंयोजक बंध है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट हमारे 5th नंबर पर आ जाता है कि जो धात्विक हाइड्रोक्साइड होते हैं, क्या, धात्विक हाइड्रोक्साइड, उनकी सार्य प्रकृति। ठीक है, तो आप लिख लीजिए धात्विक हाइड्रोक्साइड धात्विक हाइड्रोक्साइड की सार्य प्रकृति। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं धात्विक हाइड्रोक्साइड की जो सार्य प्रकृति है उसके बारे में। तो वे तत्व दोस्तों जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपके क्या हो, कम हो, तो उनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, अरे उनके हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होंगे, प्रबल सार्य होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है तो क्या हो जाएगा, वो थोड़े से कम सार्य होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये बात आप लिख लीजिए डायरेक्ट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक, दो ही केस बनेंगे। अब अगर आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो हम कहेंगे कि जो हमारा हाइड्रोक्साइड है, कौन सा, हाइड्रोक्साइड प्रबल सार्य। ठीक है, क्या होगा, प्रबल सार्य होगा।
और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है तो हम कहेंगे कि जो हाइड्रोक्साइड है आपका, हाइड्रोक्साइड कम सार्य, समझ में आ गई बात? तो क्या होगा? कम सार्य हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर किसी भी आपके जो है सार या अम्ल जो भी दे रखा है, हमें तो क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमसे ये पूछे कि बताओ इसकी जो हाइड्रोक्साइड बन रही है धातु की, उसका जो है नेचर किस प्रकार का होगा, यानी प्रबल सार्य होगा या फिर जो है ये दुर्बल सार्य हम कह सकते हैं। तो आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है तो आप कहोगे हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रबल सार्य है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है तो आप कहोगे हाइड्रोक्साइड जो है वो कम सार्य है। ठीक है, तो मैं इसका जो है आपको एक बता देता हूँ ऑर्डर, जो आपके हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री है उसके हाइड्रोक्साइड जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। ये जस्ट ऑर्डर आप एक जो है एग्जाम्पल के तौर याद रख सकते हैं कि सीजीएम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, सार्य होता है एज़ कंपेयर टू रुबिडियम के हाइड्रोक्साइड के। और फिर आपका आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपके आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर आ जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। ये ऑर्डर किसका है? तो ये ऑर्डर है आपके हाइड्रोक्साइड की सार्य प्रकृति का। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की सार्य प्रकृति। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसका जो उपयोग है उसके बारे में। और नेक्स्ट उपयोग आ जाता है आपके क्या, तत्वों की अपचायक क्षमता के बारे में। ठीक है, तो आप लिख लीजिए तत्वों की अपचायक क्षमता। तो तत्वों की अपचायक क्षमता के बारे में अगर हम बात करें तो वे तत्व जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है दोस्तों क्या है, कम है। अब जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, त्याग देगा। आपको पता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं त्यागेगा। लेकिन अगर आपके जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब क्लियर है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। अब आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा, और आसानी से अगर ऑक्सीकृत हो गया इसका मतलब तत्व की जो अपचायक क्षमता है वो क्या हो गई है, अधिक है। और तत्व की जो है आपके अपचायक क्षमता क्या है दोस्तों, अधिक है। अब ये बताओ क्या था हमारा कॉन्सेप्ट, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और तो आसानी से ऑक्सीकृत होगा, और आसानी से ऑक्सीकृत होगा तो अपचायक क्षमता अधिक होती है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपचायक क्षमता के। तो ये बात आप डायरेक्ट ही यहाँ लिख लीजिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अपचायक क्षमता। क्लियर है बात? ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से आयनाइजेशन एंथैल्पी और अपचायक क्षमता जो है वो दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, अरे दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? क्योंकि जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेंगे वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएंगे, और ऑक्सीकृत हो जाएंगे तो इन तत्वों की जो अपचायक क्षमता है वो अधिक हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये था दोस्तों आयनाइजेशन एंथैल्पी का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्या क्या पढ़ा उसको एक बार मैं जो है वापस रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो हम देखेंगे
कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी विलगित जो गैसीय परमाणु है उसकी तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट के बाह्यतम कोश में से सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसकी इकाई होती है किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, और इसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो है वो सेकंड से कम होती है, सेकंड थर्ड से कम होती है, थर्ड फोर्थ से कम होती है, यानी कि लगातार आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। फिर मैंने बताया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, परमाणुीय आकार, मुख्य क्वांटम संख्या, भेदन क्षमता, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित, फिर परिरक्षण प्रभाव और आयन पर जो है कुल आवेश। ठीक है, फिर हमने बात करी आवर्त के अनुदिश आवृत्तिता। तो आवर्त के अनुदिश अगर आप बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, कहाँ, बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, और अगर आप वर्ग के अनुदिश ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में, जिसमें कि पहला आता है अभिक्रियाशीलता। तो तत्वों के आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान अगर कम है तो वो अधिक अभिक्रियाशील है, और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान अधिक है तो वो कम क्रियाशील है। ठीक है, आवर्त में सार धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और उत्कृष्ट गैस जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। धात्विक और अधात्विक लक्षण, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम है तो आपके धात्विक है, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान अधिक है तो वह अधात्विक है। ठीक है, चलिए फिर मैंने बात करी ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व के बारे में। तो यदि किसी तत्व के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड और फर्स्ट का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बराबर आ जाए या इससे अधिक आ जाए तो हम कहेंगे कि इसकी जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था थी वो ज़्यादा स्टेबल है, और अगर 11 इसका जो अंतर है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ रहा है या बराबर आ रहा है तो हम कहते हैं क्या कि हमारे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली स्पीसीज जो है वो अधिक स्थायी होती है। और यदि 11 और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है दोनों की दोनों। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -22 किलो जूल। ठीक है, चलिए फिर बंध के प्रकार की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है तो आयनिक बंध होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है तो सहसंयोजक बंध होगा। धात्विक हाइड्रोक्साइड की सारे प्रकृति के बारे में अगर बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है तो वो ज़्यादा सारे होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है तो वो कम सारे होता है। हाइड्रोक्साइड की जो सारे प्रकृति है उसका एक ऑर्डर मैंने लिखवा दिया, सीजियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन रुबिडियम, फिर KOH, फिर पोटेशियम सोडियम OH, फिर आपका लिथियम OH। ठीक है, चलिए फिर मैंने बताया तत्वों की जो अपचायक क्षमता है वो और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है तो आपके क्या होता है अपचायक क्षमता कम होती है, और अपचायक क्षमता बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, तो ये हमारी दो जो प्रॉपर्टीज दे रखी थी परमाणु त्रिज्या और आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों कंप्लीट हुए। इनके एक्सेप्शंस तो मैं एक साथ लिखवाने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और फिर आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब इसके केवल 2 वीडियो आएंगे और फिर इस टॉपिक से हम टाटा बाय बाय कह देंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय।